बात एक किताब की। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग जिस किताब के बारे में चर्चा करेंगे वो भारत के विख्यात क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी की आत्मकथा है। राम प्रसाद बिस्मिल जी की ये आत्मकथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस आत्मकथा के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। यद्यपि अब कुछ प्रकाशकों ने इसको छापा है। स्वयं मुझे करीब 11-12 वर्ष पहले सबसे पहले संवाद प्रकाशन मेरठ द्वारा प्रकाशित राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा पढ़ने का अवसर मिला था। ये किताब छोटी है लेकिन बहुत ही असर करने वाली है और उस समय का जो क्रांतिकारियों का परिवेश है, उनका आंदोलन है और भारतीय स्वाधीनता संग्राम का जो दौर है उस पर बहुत ही करीने से प्रकाश डालती है और इस किताब को बहुत गंभीरता से पढ़े जाने की आवश्यकता है। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी इस आत्मकथा की शुरुआत में अपने परिवार के बारे में लिखा है। उनका परिवार ग्वालियर राज्य से जब वहाँ पर अकाल पड़ा तब वहाँ से विस्थापित होकर उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में आकर बस गया था, जहाँ पर 11 जून 1897 को राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म हुआ। परिवार को बहुत ही संघर्ष झेलने पड़े, आर्थिक दिक्कतें रहीं। इसके पश्चात धीरे धीरे उनके परिवार ने वहाँ पर अपनी जड़ें जमाई। राम प्रसाद बिस्मिल की प्रारंभिक शिक्षा भी प्रारंभ हुई और संयोग ऐसा हुआ कि अपने शुरुआती दौर में ही वे आर्य समाज और आर्य समाज संबंधी विचारधाराओं के संपर्क में आए। वो वहाँ पर एक मुंशी इंद्रजीत नाम के आर्य समाजी थे जिनसे उनका संपर्क हुआ और आर्य समाज का कुछ प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। 1913 में आर्य समाज के उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान सोमदेव शास्त्री जी शाहजहाँपुर पधारे। आर्य समाज का वार्षिकोत्सव था। उसमें राम प्रसाद बिस्मिल ने उनको सुना और उनके ऊपर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा। उनके विचारों से बहुत ही अधिक प्रभावित हुए और इत्तेफाक की बात है कि 1915 में सोमदेव शास्त्री जी शाहजहाँपुर में ही आकर रहने लगे। तब राम प्रसाद बिस्मिल जी उनके ज़्यादा संपर्क में आए और उनके विचारों का बहुत ही अधिक प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। सोमदेव शास्त्री जी ने उनको बहुत सी पुस्तकें पढ़ने के लिए बताया। क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में, स्वदेश के संबंध में बहुत सी चीज़ें इनको बताते थे और बिस्मिल जी ने उन चीज़ों को आत्मसात किया और अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जो उनके व्यक्तित्व में वैचारिक दृढ़ता आई, जो संस्कार आए, उसका बहुत कुछ श्रेय सोमदेव शास्त्री जी को है। इस आत्मकथा की शुरुआत में उन्होंने अपनी माँ के ऊपर भी एक अध्याय लिखा है और ये बताया है कि जिस तरह से मैजिनी की माँ ने, जो इटली के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिस तरह से मैजिनी की माँ का योगदान था मैजिनी को क्रांतिकारी बनाने में, राम प्रसाद बिस्मिल ये कहते हैं कि उनकी माँ का भी उसी तरह का योगदान था उनको क्रांतिकारी बनाने में। वो बताते हैं कि अगर उनकी माँ न होती, उनकी माँ का सहयोग न होता, उनकी प्रेरणा न होती तो वो भी एक साधारण और गुमनाम ज़िंदगी जीते हुए इस दुनिया से विदा हो जाते। लेकिन जिस मुकाम पर राम प्रसाद बिस्मिल पहुँचे उसका पूरा श्रेय उन्होंने अपनी माँ को दिया है। उनकी माँ उनको हर तरीके से उनका मार्गदर्शन करती थी, उनका सहयोग करती थी, उनका संरक्षण करती थी। जब कभी किसी प्रकार का संकट होता था तो उनको रास्ता दिखाती थी। अपनी माँ का बहुत बड़ा प्रभाव उनके ऊपर पड़ा और राम प्रसाद बिस्मिल ये कहते हैं कि जो उनके चरित्र में दृढ़ता आई, जो आत्मबल आया, जो साहस आया, जो नैतिकता आई, वो अपनी माँ की वजह से आई। 1916 में लाहौर षड्यंत्र केस में तत्समय के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भाई परमानंद को फांसी हुई और राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि जब उनकी फांसी का समाचार इन्होंने पढ़ा तो इनको बहुत ही अधिक क्रोध आया कि परमानंद जी को क्यों
फांसी की सज़ा ब्रिटिश सरकार दे रही है, और इससे वो बहुत ही आहत हुए और उन्होंने तत्समय ही संकल्प किया कि जो अत्याचारी ब्रिटिश शासन भाई परमानंद को फांसी दे रहा है वह उसका विध्वंस करेंगे, उसको उखाड़ फेंकेंगे। यह बात उन्होंने अपने गुरु सोमदेव शास्त्री जी को बताई। तो सोमदेव जी ने कहा, भाई देखो, कोई भी प्रतिज्ञा करना आसान है लेकिन उसको निभाना बहुत ही मुश्किल काम है। राम प्रसाद बिस्मिल ने बहुत ही आत्मविश्वास से कहा कि मैं इसको पूरी तरह से निभाऊंगा और ब्रिटिश शासन का प्राणपण से आजीवन विरोध करूंगा। 1916 में ही लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और राम प्रसाद बिस्मिल ने ये विचार किया कि मुझे भी उस अधिवेशन में भाग लेना है। इनके पिताजी ने और इनके दादाजी ने इनको हतोत्साहित किया कि आप उस अधिवेशन में मत जाइए, लेकिन जब इनकी माताजी को यह ज्ञात हुआ कि राम प्रसाद बिस्मिल जी लखनऊ अधिवेशन में जाना चाहते हैं तो माताजी ने उसके लिए इनको पैसा दिया और इनको आज्ञा भी दी कि आप उस अधिवेशन में जाइए। अधिवेशन में एक ऐसी घटना हुई जिसने इनके जीवन को एक नया मोड़ दिया। उस समय बाल गंगाधर तिलक अपने विचारों के कारण देश में अत्यंत विख्यात हो रहे थे और नवयुवकों में बहुत ही अधिक लोकप्रिय थे। लेकिन जो मॉडरेट्स थे, नरम दल के लोग थे, वो ये नहीं चाहते थे कि लोकमान्य तिलक की सवारी लखनऊ में निकले और उनका स्वागत और उनका अभिनंदन कांग्रेस के अध्यक्ष से भी अधिक हो जाए। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल और उनके मित्रों ने निर्णय किया कि हम प्रत्येक दशा में लोकमान्य तिलक की सवारी निकालेंगे। और जैसे ही तिलक जी रेलवे स्टेशन पर अपने डिब्बे से उतरे तो जो अभिनंदन समिति के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने उनको एक मोटर में बिठा दिया। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल उस मोटर के आगे लेट गए। उनको देखकर अन्य नवयुवक भी मोटर के सामने लेट गए और उन्होंने तिलक जी को मजबूर किया कि वे एक जो बग्घी उनके सामने नवयुवकों ने प्रस्तुत की उसमें बैठें और उनकी सवारी निकले। तिलक जी जब बग्घी में बैठे तो उस बग्घी को स्वयं राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य नवयुवक लेकर पूरे शहर में निकले। और राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं कि जब तिलक जी की सवारी निकली तो अभूतपूर्व स्वागत शहरवासियों ने किया, उनके ऊपर पुष्प वर्षा हुई और उससे मॉडरेट्स को बहुत ही अधिक तकलीफ़ हुई। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में जो लखनऊ में हुआ था, वहाँ पर ही इनकी भेंट कुछ क्रांतिकारी संगठन के लोगों से हुई और वे इस ओर आकर्षित हुए। कालांतर में वे क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए और धीरे धीरे कार्यकारिणी समिति में भी आ गए। लेकिन क्रांतिकारी संगठन में जाने के पश्चात इनको लगा कि संगठन बहुत ही कमज़ोर है, इसमें पैसे की कमी है और धनाभाव के कारण न इसके पास कोई संसाधन है, न अस्त्र शस्त्र हैं, जिसके कारण यह संगठन ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहा है। एक दिन जब वे ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो उनका डिब्बा गार्ड के डिब्बे के पास था। इन्होंने ये देखा कि हर स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है तो स्टेशन मास्टर एक थैली में कुछ लेके आता है और गार्ड के डिब्बे में जाता है जहाँ पर एक संदूक रखा है, उसमें उस थैली को रख देता है। इनको पता लगा कि जो स्टेशन के टिकट बिक्री से आय होती है उसको इस संदूक में रखा जाता है। इससे इनको प्रेरणा मिली कि जो सरकारी धन है उसको ट्रेन रोककर उसको लूटा जाए और उससे हथियार खरीदे जाएं और क्रांतिकारी संगठन को समर्थन दिया जाए। इसी का परिणाम वह प्रसिद्ध केस है जिसको हम लोग काकोरी केस या काकोरी लूटकांड के नाम से जानते हैं। ये 9 अगस्त 1925 की बात है। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके 9 और साथी शाहजहाँपुर स्टेशन से सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन में सवार हुए और काकोरी स्टेशन से जब ट्रेन आगे बढ़ी तो इन लोगों ने जंजीर खींचकर ट्रेन को रोक दिया और सुनियोजित तरीके से गार्ड के
डिब्बे से उस संदूक को जिसमें पैसे रखे रहते थे उसको ले आकर बाहर उसके ताले को तोड़कर उसमें जो धनराशि रखी थी उसको ले लिया और चुपचाप उधर से लखनऊ की ओर निकल लिए। उस पैसे से रामप्रसाद बिस्मिल जी लिखते हैं कि उन्होंने जो कर्जे थे संगठन पर उसको चुका दिया और उससे हथियार वगैरह खरीदे। लेकिन धीरे धीरे ये बात ब्रिटिश शासन को पता लग गई कि जिन 10 लोगों ने ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया वो लोग कौन हैं, और जो ब्रिटिश गुप्तचर थे, ब्रिटिश पुलिस थी, इन लोगों तक पहुंचने लगी। रामप्रसाद बिस्मिल जी लिखते हैं कि उनको इस बात का पूर्वाभास हो गया था और पूरी तरह से संतुष्ट थे कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, लेकिन उनके मन में ये बात नहीं आई कि हम फ़रार हो जाएं अथवा गिरफ़्तारी से बचें। उसके पीछे अपनी सोच बताते हैं। वो चाहते थे कि ज़रा देखें कि जेल में जाने पर देश की जनता की क्या सहानुभूति उनके प्रति होती है और किस तरह का समर्थन उनको मिलता है। जेल के जीवन का भी अनुभव करना चाहते थे। इसलिए जब पुलिस उनको गिरफ़्तार करने के लिए आई तो शहर पुलिस के साथ चले गए। उन्होंने ये भी लिखा है कि पुलिस जब उनको ले गई, लिखा पढ़ी करते समय मुंशी के पास उनको बिठा दिया गया और उनके पास पूरा समय था, अवसर था कि वो भाग सकते थे, लेकिन चूँकि वो बहुत ही नैतिकतावादी आदमी थे, उन्होंने सोचा कि यदि मैं भाग जाऊँगे तो इस मुंशी की नौकरी पर आ जाएगी। वो नहीं भागे। आगे अपनी आत्मकथा में उन्होंने 2 अवसर ऐसे और बताए हैं। एक अवसर और बताया है जब पुलिस वाले इनको लेके जा रहे थे, उस समय भी इनके पास मौका था कि वो भाग सकते थे, तब भी यही सोचकर नहीं भागे कि इससे पुलिस वालों की नौकरी पर खतरा आ जाएगा। और जब बाद में वो लखनऊ जेल में बंद थे तो वहाँ भी बताते हैं कि जो जेलर थे चंपालाल जी, वो इन लोगों का बहुत ध्यान रखते थे। जेल में भी इनको मौका मिला कि एक समय वो भाग सकते थे, लेकिन उनके ध्यान में आ गया कि चंपालाल जो जेलर हैं उनकी नौकरी ख़त्म होने वाली है, उनको पेंशन मिलने वाली है, उनके परिवार को उनको कितना दुख होगा और उनके ऊपर कैसी विपत्ति आएगी। तो इस तरह का उच्च नैतिक चरित्र था कि मौका पाने पर भी वो इस तरह की किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते थे। जेल में ये लोग बंद हुए और उनके ऊपर लखनऊ में मुकदमा चलना शुरू हुआ। और ये लिखते हैं कि जब मुकदमा चलना शुरू हुआ तो इन्होंने बहुत कड़वी बात लखनऊ के बारे में लिखी है। ये लिखते हैं अपनी आत्मकथा में कि लखनऊ जैसे जनाने शहर में ये हम लोगों पर मुकदमा चला, जहाँ न कोई मुकदमे की कार्रवाई देखने आता था, न कोई मिलने आता था, न कायदे से रिपोर्टिंग होती थी। और वकीलों के लिए इन्होंने लिखा है कि वकील इतने दब्बू थे कि वो खुल के इन लोगों की पैरवी में भी नहीं आते थे। एक बात कि इनको बहुत ही तकलीफ़ रही कि जब इन्होंने गवाही के लिए कोशिश की कि इनके पक्ष में लोग गवाह खड़े हो जाएं, जो लोग इनके बहुत ही नज़दीकी थे, जिन पर इनके बहुत से एहसानात भी थे, जिनकी इन्होंने पूरी मदद की थी, वो सब जब गवाही की बात आई तो मुकर गए। गवाही तो दूर रही, ये लिखते हैं कि कोई जेल में मिलने के लिए भी नहीं आता था। तो धीरे धीरे इनको दुनिया की हकीकत और सच्चाई समझ में आने लगी। ब्रिटिश न्याय पर इनको कोई भरोसा नहीं था। इन्होंने अपनी जो भी बहस थी स्वयं की और इनको आभास हो गया कि अब हमको फांसी की सज़ा मिलेगी। और फांसी की सज़ा पाने के पश्चात देश में थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया हुई, लोगों ने जो भी औपचारिकता थी वो की, लेकिन अंग्रेज़ सरकार कटिबद्ध थी कि इनको और इनके साथियों को फांसी दी जाएगी। इस आत्मकथा में इन्होंने अपनी माँ और सोमदेव शास्त्री के अलावा जिस व्यक्तित्व के बारे में एक अलग से अध्याय ही लिखा है, उनका नाम है अशफाकुल्ला। अशफाकुल्ला इनके सहयोगी थे, शाहजहाँपुर के ही थे। अशफाकुल्ला के बड़े भाई इनके सहपाठी थे। अशफाकुल्ला इनके संपर्क में आए और धीरे धीरे इनके सहयोगी और अत्यंत निकटस्थ हो गए। और अशफाकुल्ला के चरित्र के बारे में, उनकी दृढ़ता के बारे में इन्होंने बहुत ही प्रशंसात्मक शब्द प्रयुक्त किए हैं। और अशफाकुल्ला के बारे में इनका ये कथन है कि जब अशफाकुल्ला से इनकी दोस्ती हुई तो लोगों को लगता था कि एक आर्य समाजी का और एक मुसलमान का क्या मेल है, लेकिन अशफाकुल्ला ने ये दिखाया कि किस तरह से अशफाकुल्ला
और राम प्रसाद बिस्मिल दोनों एक हो गए। इन्होंने ये भी लिखा है कि कई बार हम लोग एक ही थाली में खाना खाते थे, और अशफाक उल्लाह की शहादत से और उनको फांसी की सज़ा मिलने से इनको ये इनका विश्वास हो गया कि किस तरह से एक व्यक्ति जिसको लोग समझते थे कि वो इस धारा में नहीं आ सकता, इनके कंधे से कंधे मिलाकर चला। इस बात का इनको आजीवन संतोष रहा और इन्होंने अशफाक उल्लाह की जो भूमिका है उसकी बहुत ही सराहना की है और अपने और उनके संबंध को हिंदू मुस्लिम ऐक्य का भी एक उदाहरण बताया है। इनको धीरे धीरे जब इनकी फांसी घोषित हो गई तब राम प्रसाद बिस्मिल जी ने पूरा चिंतन किया और उस चिंतन के पश्चात इनका ये निष्कर्ष रहा कि भारतवर्ष अभी राजनीतिक रूप से उसमें इतनी चेतना नहीं है कि किसी तरह का क्रांतिकारी आंदोलन यहाँ पर सफल हो सके। इसलिए इन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी आत्मकथा में लिखा है कि यदि देश के लोगों को उनकी फांसी से ज़रा भी तकलीफ़ है तो उनको 2-3 काम करने चाहिए। पहला काम तो ये करना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम एकता के साथ और सभी राजनीतिक दलों की एकता के साथ कांग्रेस की अगुवाई में देश की स्वाधीनता का संघर्ष लड़ना चाहिए और इसी से कामयाबी मिलेगी। इस बात का उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने जो नवयुवक थे जिनमें क्रांति के प्रति एक रोमानी आकर्षण होता है, उनको भी सावधान किया है कि क्रांति का रास्ता अभी भारतवर्ष के लिए नहीं बना है और यदि उनको देश की सेवा करनी है तो उनको मुख्य धारा में खुले आंदोलन में भाग लेना चाहिए और किसी प्रकार का क्रांतिकारी षड्यंत्र करना इस समय अनुकूल नहीं है और इसमें व्यर्थ रूप से अपने प्राणों की बलि देना बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने सावधान किया है, सचेत भी किया है। इस आत्मकथा में राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपना जो राजनीतिक चिंतन दिया है वह भी उल्लेखनीय है। क्रांति के बारे में वो लिखते हैं कि क्रांति बहुत भयावह चीज़ होती है और राजनीतिक क्रांति तो बहुत ही भयानक होती है और क्रांति के लिए जिस तरह के नेतृत्व की आवश्यकता होती है वो हर जगह उपलब्ध नहीं होता है। 1857 की क्रांति की उन्होंने बात की है कि वो किस तरह से असफल हो गई और इसी तरह से क्रांति के लिए जो ज़मीन तैयार होनी चाहिए उसके बारे में भी लिखा है और क्रांति किस तरह से पथभ्रष्ट हो जाती है, किस तरह से अपने उद्देश्य से भटक जाती है, इसका उदाहरण उन्होंने दिया है अमेरिका की क्रांति से और फ्रांस की राज्य क्रांति से। दोनों राज्य क्रांतियों ने राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना की, लेकिन लोकतंत्र में धनिकों का, बड़े लोगों का वर्चस्व हो गया और वो लोकतंत्र धनिक तंत्र हो गया। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने रूस की राज्य क्रांति जो बोल्शेविक क्रांति थी 1917 की, उसकी बहुत ही प्रशंसा की है और उन्होंने कहा है कि जब तक किसान और मजदूर पूरी तरह से संगठित न हो जाएं, जब तक पूरे देश में राजनीतिक चेतना न हो जाए, तब तक क्रांति सफल नहीं हो सकती। रूस में जब क्रांति हुई, राजतंत्र की जगह पर साम्यवादी शासन आया, तो वहाँ पर वो लोग सचेत थे और उन्होंने धनिकों को या बुद्धिजीवियों को आगे बढ़ने नहीं दिया, उनका वर्चस्व नहीं होने दिया और किसान और मजदूर वहाँ पर हावी रहे और वो सत्ता को नियंत्रित करते रहे। इस प्रकार से उन्होंने क्रांति के बारे में अपनी स्पष्ट अवधारणा दी है और क्रांति के ही संबंध में चर्चा करते हुए उन्होंने रूस की एक महिला कैथराइन का भी जिक्र किया है, जिससे वो बहुत ही अधिक प्रभावित रहे। कैथराइन की जो अंग्रेज़ी जीवनी थी उसका उन्होंने हिंदी अनुवाद किया और उसको प्रकाशित कराया। कैथराइन के व्यक्तित्व से इसलिए प्रभावित थे कि 1917 की क्रांति से पहले उस महिला ने जो रूस के ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पर जाकर लोगों को संगठित किया, शिक्षित किया। राम प्रसाद बिस्मिल भी लिखते हैं कि मेरी भी इच्छा थी कि मुझे यदि मौका मिलता तो मैं भी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर किसानों को, मज़दूरों को संगठित करता, गरीबों के लिए रात्रि पाठशाला चलाता, उनको जागरूक बनाता, उनकी जो इस तरह की जो कौशल वृत्ति है उसको उभारता। वो ये भी कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग जाने से हिचकते हैं, वहाँ पर शिक्षित वर्ग को जाना चाहिए और लोगों को वहाँ पर जागरूक बनाना चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल जी 30 वर्ष की अवस्था तक जिए। 1897 में पैदा हुए थे और उनको 1927 में दिसंबर में गोरखपुर जेल में फांसी हो गई। बहुत ही कम उम्र उनको मिली
लेकिन उनके विचार भी बहुत परिपक्व थे, वो अपने समय के बहुत अच्छे लेखक थे। और यह आत्मकथा इस बात की परिचायक है कि फांसी की सज़ा पाने के बाद बहुत ही संतुलित और बहुत ही सधे तरीके से और बहुत ही वस्तुपरक तरीके से उन्होंने अपने जीवन की पूरी कथा को लिखा है। और ये उनकी जो जीवन गाथा है वो हम सब के लिए अनुकरणीय हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खोज कर इस किताब को अवश्य पढ़ेंगे। धन्यवाद।